एक सिंपल सवाल, लेकिन जवाब अनकंफर्टेबल है। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर ब्रिटेन खुद से पावरफुल नहीं बना, बल्कि किसी और के रिसोर्सेज, किसी और के सिस्टम और किसी और के खून पसीने पे बना, तो? और अगर मैं कहूं कि वो कोई और इंडिया था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? प्राइड, शॉक या डिसबिलीफ? क्योंकि हम हिस्ट्री को सिंपल स्टोरीज में देखते हैं। ब्रिटिश आए, रूल किया, फिर चले गए। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री एक साइलेंट क्राइम होती है, जिसमें ना आवाज होती है, ना रेजिस्टेंस क्लियरली दिखता है, और सब कुछ इतना सिस्टमैटिकली होता है कि लोग उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। तो आज का सवाल ये नहीं है कि ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया। सवाल ये है, क्या उन्होंने इंडिया से कुछ ऐसा लिया जिसने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया? और अगर लिया, तो क्या वो लूट थी या एक परफेक्टली डिजाइन्ड सिस्टम? पार्ट 1, इंडिया, द ओरिजिनल सुपर पावर। 1700 के आसपास इंडिया कोई डेवलपिंग नेशन नहीं था। इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस था। आज तुम जिस इंडिया को देखते हो, ट्रैफिक, स्ट्रगल, मिडिल क्लास प्रेशर, ये इंडिया का ओरिजिनल वर्जन नहीं है। उस वक्त इंडिया दुनिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 25% कंट्रोल करता था। मतलब हर 4 रुपए में से 1 रुपया इंडिया जनरेट करता था। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये डोमिनेंस था। बंगाल दुनिया के रिचेस्ट रीजन्स में से एक। इंडियन टेक्सटाइल्स, यूरोप में लग्जरी प्रोडक्ट, हैंडक्राफ्टेड गुड्स, अनमैच्ड क्वालिटी। लोग इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया इतना पावरफुल था, तो फिर कोलैप्स कैसे हुआ? क्या इंडिया वीक था या किसी ने उसे वीक बना दिया? पार्ट 3, द बिगेस्ट थेफ्ट, वेल्थ ड्रेन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बोला, इंडिया का पैसा इंडिया में यूज नहीं हो रहा, बल्कि सिस्टमैटिकली ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? हैवी टैक्सेशन, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, प्रॉफिट्स का डायरेक्ट ट्रांसफर, इंडियन रिसोर्सेज का अंडर प्राइसिंग। मतलब इंडिया अर्न कर रहा था, लेकिन स्पेंड ब्रिटेन कर रहा था। ये एक इनविजिबल पाइपलाइन थी जो इंडिया को स्लोली ड्रेन कर रही थी। और ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं था, ये डेकेड्स तक चलता रहा। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर इतना मैसिव था कि उसने ब्रिटेन के इकोनॉमिक राइज को फ्यूल किया। सोचो, अगर तुम्हारा सैलरी किसी और के अकाउंट में जाए और तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए छोड़ा जाए, तो तुम ग्रो कर पाओगे? नहीं। और एग्जैक्टली यही इंडिया के साथ हुआ। ये सिर्फ पैसा नहीं गया, ग्रोथ का फ्यूचर चला गया। पार्ट 4, रॉ मटेरियल ट्रैप, इंडिया एज अ स्लेव इकोनॉमी। ब्रिटिश ने सिर्फ वेल्थ नहीं ली, उन्होंने सिस्टम रीडिजाइन किया। इंडिया को बना दिया रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटेन को बना दिया मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? कॉटन, इंडिगो, ओपियम, जूट। और ब्रिटेन क्या करता था? इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाता था और फिर इंडिया को ही बेचता था। मतलब इंडिया अपनी ही चीज महंगी प्राइस पे खरीद रहा था। ये ट्रेड नहीं था, ये डिपेंडेंसी क्रिएट करना था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक टाइम पे इंडिया वर्ल्ड लीडर था टेक्सटाइल्स में, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने लोकल वीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, चीप मशीन मेड क्लॉथ फ्लड कर दिया, टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। रिजल्ट, इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को इंटेंशनली वीक बनाया गया। और सब कुछ लीगल था, क्योंकि सिस्टम उनका था। पार्ट 5, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया का रोल। स्कूल में तुमने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन्स, फैक्ट्रीज, इनोवेशन। लेकिन एक चीज नहीं बताई जाती, इसका फ्यूल कहां से आया? आंसर अनकंफर्टेबल है, इंडिया। चीप कॉटन, ब्रिटिश मिल्स, इंडियन मार्केट, गारंटीड डायर्स, इंडियन वेल्थ, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। मतलब ब्रिटेन ने सिर्फ इनोवेट नहीं किया, उन्होंने किसी और के रिसोर्सेज पे इनोवेट किया। अगर इंडिया का कॉटन नहीं होता, अगर इंडिया का पैसा नहीं होता, तो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना फास्ट होता? शायद नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां हिस्ट्री चेंज होती है। एक कंट्री का राइज दूसरे कंट्री के फॉल पे बिल्ड होता है। पार्ट 6, ओपियम, द डार्क साइड ऑफ एम्पायर। अब आते हैं सबसे डार्क चैप्टर पे, ओपियम ट्रेड।
ब्रिटिश ने इंडिया में फार्मर्स को फोर्स किया ओपियम ग्रो करने के लिए। फिर उस ओपियम को चाइना में सेल किया गया। रिजल्ट, चाइना में एडिक्शन क्राइसिस, ब्रिटिश को मैसिव प्रॉफिट और इंडिया एक प्रोडक्शन मशीन बन गया। मतलब इंडिया का लैंड, इंडिया के फार्मर्स यूज हो रहे थे एक ग्लोबल ड्रग इकोनॉमी चलाने के लिए। ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये मॉरल कोलैप्स था। लेकिन एम्पायर के लिए प्रॉफिट ग्रेटर देन एथिक्स। पार्ट 7, द रियल क्वेश्चन, चोरी की या सिस्टम बनाया? तो अब फाइनल सवाल, क्या ब्रिटिश ने चोरी की या सिस्टम बनाया? सच ये है, दोनों। डायरेक्ट लूट भी हुई, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? लोगों को लगा ये नॉर्मल है, क्योंकि जब सिस्टम इतना पावरफुल हो तो इनजस्टिस भी रूल बन जाता है, और जब रूल बन जाता है तो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। फाइनल पार्ट, द हार्श ट्रुथ। सच अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सिर्फ रूलर्स नहीं थे, वो सिस्टम डिजाइनर्स थे। उन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज नहीं लिए, उन्होंने इंडिया का डायरेक्शन चेंज किया। और सबसे डेंजरस चीज, आज भी हम उस सिस्टम के इफेक्ट्स देख रहे हैं। इकोनॉमिक गैप, इंडस्ट्रियल लैग, ग्लोबल इम्बैलेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम हिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ ये मत सोचना क्या हुआ, ये सोचना किसके कॉस्ट पे हुआ। क्योंकि कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रेस किसी और की सबसे बड़ी लॉस होती है। हिस्ट्री फैक्ट्स नहीं होती, पर्सपेक्टिव होता है। और सच हमेशा सरफेस के नीचे छुपा होता है। सच कभी सीधा नहीं होता, और जो तुम्हें दिखाया जाता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सच जो अनकंफर्टेबल है, वो रियलिटी जो सिस्टम के पीछे छुपी है। अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हो, अगर तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अलग सोचना चाहते हो, तो याद रखना, धीरज वर्स। और अगर तुम उन लोगों में हो जो सच से डरते नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं मिलता, यहाँ पर्सपेक्टिव मिलता है।